नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th सामाजिक विज्ञान जो भूगोल की बुक है संसाधन एवं विकास के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे, खनिज और शक्ति संसाधन। यह वीडियो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या है? सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित होते हैं। जो खनिज होते हैं वो किसी एक विशेष क्षेत्र में होते हैं। जैसे राजस्थान के में क्या है? अरावली पर्वतमाला में खनिज पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। अभिगम्य का मतलब कि हम उनके तक क्या है? आसानी से नहीं पहुंच पाते। जैसे आर्कटिका महासागर और अंटार्कटिका में। अब खनिजों के प्रकार पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। कितने खनिज है? 3000 से अधिक। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया जाता है। खनिजों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से? धात्विक और अधात्विक रूप में बांटा जाता है। अब धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु किस रूप में होती है? कच्चे रूप में। धात्विक कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को क्या करती है? सुचालित करती है। इनमें धृति या चमक की विशेषता होती है। लोहा अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण हैं? धात्विक खनिज के। कौन कौन से? लोहा अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज हो गया। ये सभी किसके हैं? धात्विक खनिज के। धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोहे हो सकते हैं। अब जो धात्विक खनिज है वो क्या हो सकते हैं? लोहे हो सकते हैं और अलोहे खनिज भी हो सकते हैं। लोहे खनिजों जैसे लोहे अयस्क हो गया, मैग्नीज, क्रोमाइट लोहा होता है। अब अलोहे में क्या क्या होता है? उसमें लोहा नहीं होता लेकिन वो खनिज होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा हो सकता है। ये धात्विक खनिज कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन से? एक तो लोहे हो गया और एक अलोहे। जो लोहा होगा उसमें तो क्या होगा? लोहे खुद स्वयं होगा और जो अलोहे होगा उसमें क्या है? लोहे की मात्रा उपस्थित नहीं होगी। वो कौन से होते हैं? सोना, चांदी, तांबा और सीसा हो सकते हैं। अब अधात्विक खनिजों में क्या होती है? धातुएं नहीं होती हैं। जैसे ऊपर जो धातुओं के नाम बताइए, सोना, चांदी, ये लोहे अयस्क, ये क्या होते हैं? इसमें अधात्विक खनिजों में नहीं होते हैं। चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम इन खनिजों के क्या है? उदाहरण है। कौन कौन से? चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? अधात्विक खनिज है। अब जो पेट्रोल हम यूज करते हैं गाड़ियों में, सब व्हीकल में, वो क्या है? अधात्विक खनिज है। कोयला भी क्या है? अधात्विक खनिज। अधात्विक क्यों है? क्योंकि इसमें लोहा नहीं पाया जाता। अब जो खनिज पदार्थ है उनका खनन कैसे किया जाता है? खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। जो खनिज है उनको बाहर निकालने के लिए ये विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रवेदन या आखनन या द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। यानी जो चट्टानें होती है उनके ये अंदर इनकी खुदाई करके क्या किया जाता है? खनिजों का खनन किया जाता है। निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है, क्या है? जो कम गहराई में स्थित है वह पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। इसे विवृत खनन कहते हैं। जैसे ये चट्टान है, इसको अगर इसका ये एक परत हटाने से अगर यही मिल गया तो ये कौन सा खनन हो गया? विवृत खनन। गहन वेदन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूप की खनन कहते हैं। यानी क्या है? जिनको ऐसे कुएं की तरह खोद कर वहां अंदर से इनको निकाले जाते हैं तो क्या कहते हैं? उसको कूप की खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कुओं की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेदन कहते हैं।
सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है वो क्या होते हैं, आखनन होते हैं। अब जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो क्या है, एकदम नीचे गहराई में होते हैं, तो उनको जो खुदाई करते हैं उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवेदन कहलाती है। और जो आसानी से मिल जाते हैं जैसे थोड़ी सी खुदाई में, तो वो क्या होता है, आखनन कहते हैं उसको। अब खनिजों का वितरण, अब सभी जगह खनिज एक समान रूप में नहीं पाए जाते। खनिज और क्यों, खनिज क्या है, अलग अलग चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान हो गई, अवसादी चट्टानें हो गई और कायांतरित चट्टानें। इसके बारे में हम पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं, ये तीनों जो है जो शैलें। अब खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, जैसे आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। धात्विक खनिज आग्नेय, अब जो धातु खनिज होते हैं, लोहे ऐसक वाले हो गए, वो कहाँ पाए जाएंगे, आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज है कहाँ पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित में, और विशाल पठारों का इनमें निर्माण होता है में पाए जाते हैं। अब उत्तरी स्वीडन में लोहे ऐसक, ओंटेरियो कहाँ है, कनाडा में तांबा, निकेल के निक्षेप। अब निक्षेप शब्द ये बार बार आया तो इसका मतलब है कि ये इनके क्या है, भंडार है। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है, कायांतरित सेलों में क्या क्या पाया जाता है, लोहा, निकल, क्रोमाइम, ये इसमें पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिजों जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। अब चूना पत्थर होते हैं मैदानों में पाए जाते हैं, और नवीन वलित पर्वतमाला यानी जो नए बने हुए पर्वत है ना, उनमें क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। फ्रांस के काकेसस प्रदेश, अब प्रश्न आ सकता है कि काकेसस पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है, फ्रांस में। ओंटेरियो कहाँ है, कनाडा में। काकेसस प्रदेश में के चूना पत्थर निक्षेप जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट कुछ उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम कहाँ मिलते हैं, अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टानें उनमें क्या पाया जाता है, कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। अब एशिया महाद्वीप, अब एशिया महाद्वीप में कौन कौन से स्थान पर क्या क्या कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। चीन और भारत के पास विशाल लोहे ऐसक निक्षेप है, यानी चीन और भारत के पास क्या है, लोहे के विशाल भंडार है। यह महाद्वीप विश्व को आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, यानी जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का आधे से अधिक टिन का क्या करता है, उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी क्या है, अग्रणी है। और राजस्थान में टंगस्टन की खाने कहाँ है, डेगाना, भाकरी, ये कहाँ है, नागौर में। यहाँ किसकी खाने है, टंगस्टन की खाने है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबे के भी निक्षेप है। यानी एशिया में ये सब कुछ, इसमें इतने बता दिए कि जो यह महाद्वीप है विश्व में क्या है, आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। और चीन में भी सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, जैसे एंटीमनी हो गया, टंगस्टन के उत्पादन में भी क्या है, ये अग्रणी है। अब यूरोप महाद्वीप, यूरोप विश्व में लोहे ऐसक का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस लोहे ऐसक के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। अब यूक्रेन का नाम तो सभी ने सुना है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या छिड़ा हुआ है, युद्ध छिड़ा हुआ है, और काफी भारतीय वहां फंसे भी हुए हैं, और आधों को से ज्यादा उनको निकाल भी लिया गया है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। तो रूस का भाग, रूस कितने महाद्वीपों में है, 2 महाद्वीपों में, एक तो एशिया में, एक यूरोप में। जो यूरोप का में जो भाग है, जो यूरोपीय रूस कहा जाता है, उसमें किसके भंडार है, तांबा, सीसा और जस्ता के भंडार है। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन पर्वत, अब ऐसे आता है अपलेशियन पर्वत कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है। यानी ये खनिज भंडार कितने हैं, 3 कौन कौन से आगे, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोहे ऐसक, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा का खनन कनाडियन
सील्ड प्रदेश में, और कोयले का कहाँ होता है? अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लोहे एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न आता है कि विश्व में उच्च कोटि के लोहे एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील। ब्राजील कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब आता है कि चिल्ली और पेरू तांबे के क्या है? अग्रणी उत्पादक है। विश्व में सबसे ज्यादा जो तांबे के अग्रणी उत्पादक कौन है? चिल्ली और पेरू। और राजस्थान में खेतड़ी सिंघाड़ा में क्या होता है? तांबा का उत्पादन होता है, झुंझुनू। ब्राजील और बोल्विया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। अब दक्षिण अमेरिका में भी सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, हीरा के विशाल निक्षेप हैं। अब खनिज तेल कहां कहां से निकलता है? वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि तांबे में अग्रणी उत्पादन चिली और पेरू। ब्राजील में अब विश्व में सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र टीन के कौन है? ब्राजील और बोल्विया। अब अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका किस में है? खनिज संसाधनों में एक धनी देश है। अफ्रीका में हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक होता है। यानी सबसे ज्यादा सोना कहाँ निकलता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और सोने का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? भारत के भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसके अंदर होता है। यानी सबसे ज्यादा सोना जो भारत में आता है वो कहां से आता है? अफ्रीका महाद्वीप से। दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। प्रश्न आता है कि जायरे की खान कहाँ है? तो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और किसका उत्पादन करती है? सोने का। अब तेल कहां से निकलता है? अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में क्या है? तेल के भंडार है। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। यह सोना, हीरा, जस्ता, टीन में क्या है? अग्रणी उत्पादक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगर्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है। अब प्रश्न आता है कि जो कालगुरली और कुलगर्डी ये क्षेत्र है ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है? किसके लिए? सोने के। और ये स्थान कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लोहे एशक, सोना, चांदी भारी मात्रा में क्या है? उपलब्ध है। अब भारत में वितरण, यानी जो ये खनिज है ये भारत में कहां कहां? अब लोहा, भारत में उच्च कोटि के लोहे एशक निक्षेप है। लोहे के भंडार कहां कहां है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि कहां नहीं है उच्च कोटि के इसमें? तो राजस्थान का नाम इसमें नहीं है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र और कहां है? कर्नाटक में उच्च कोटि के लोहे एशक पाए जाते हैं। अब बॉक्साइट के कहां है? इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। अब अबरक का उत्पादन, अबरक मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अबरक कहां पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। विश्व में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। अब प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे बड़ा अबरक का उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। तांबा कहां से? राजस्थान। राजस्थान में कहां है? खेतड़ी सिंघाड़ा, झुंझुनू में, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उत्पादित होता है। नेक्स्ट है मैग्नीज। भारत के मैग्नीज निक्षेप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अब सोना, अब भारत में सोना कहां से मिलता है? भारत में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप है। यानी भारत में जो
कर्नाटक राज्य है, उसमें कोलार नाम, कोलार में क्या है, कोलार सोने की ये खाने हैं। ये खाने विश्व की सबसे गहरी खानों में से एक है। इस अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। यानी भारत में सोना पाया तो जाता है, लेकिन वो क्या है, बहुत अधिक गहराई में है। तो इसको हम जितने गहराई में खोद के निकालेंगे तो क्या है, ये प्रक्रिया बहुत महंगी है। इससे अच्छा अगर हम बाहर से इसको आयात करते हैं तो हमें क्या है, सस्ता पड़ता है। और लेकिन ये जब हम खोद के निकालते हैं तो ये क्या है, यह प्रक्रिया काफी खर्चीली है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उनको कम कीमत में उनको बाहर निकाल सकें। चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। चूना पत्थर में ये राज्य महत्वपूर्ण है। अब नमक, नमक कहाँ है? जैसे राजस्थान में कहाँ है, सांबर झील होगी, पंचभद्रा झील। यह समुद्र, झील और शैलों से प्राप्त होता है। समुद्री जहां जो समुद्र के किनारे जो स्टेट है उनमें हो गया, और जिले जैसे राजस्थान में सांबर हो गई, पंचभद्रा हो गई। ये क्या क्या है, नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। यानी भारत से नमक का क्या होता है, निर्यात होता है। खनिजों के उपयोग, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। अब खनिज के कई क्या उपयोग होते हैं, रत्न, रत्नों के लिए जो रत्न आभूषण है, जब जयपुर में है तो जयपुर को रत्नों की भी तो नगरी भी तो कहा जाता है। तो वहां जो रत्न और हीरे जवाहरात के ये जड़ने का काम क्या है, कई, और जयपुर का एक मार्केट है जौहरी मार्केट, वो इसी के ऊपर रखा गया है। उस वहां किसका काम होता है, रत्नों का कार्य होता है। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबे का उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। जो तांबे के सिक्के बनते हैं और कहां तक, पाइप तक, हर प्रत्येक वस्तु में इसका उपयोग किया जाता है। और जो घर में भी जो लाइट की सप्लाई है वो किससे ही होती है, तांबे के तारों से ही होती है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके एसक बॉक्साइड के से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त होता है, जो बॉक्साइड है उससे ये प्राप्त होता है। का उपयोग किस में होता है बॉक्साइड का, ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई घर के बर्तन तक में इसका उपयोग होता है। यानी जो एल्यूमिनियम है उससे क्या हो गए, हवाई जहाज का भी निर्माण हो गया। और किचन में काम करने वाली एक छोटी प्याली भी वो उसी से बनती है। खनिजों का संरक्षण, खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। यानी एक बार अगर हमने इनको खोद के बाहर निकाल लिया तो दोबारा इनको पैदा होने में क्या है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो क्या है, अनवीकरणीय साधन है। खनिजों की निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर क्या है, बहुत धीमी है। जिस हिसाब से हम डेली निकाल रहे हैं, ये डेली बन थोड़ी ना रहा है, तो क्या है, बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, निकालने की बहुत तीव्र है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। जब हम खनिज पदार्थ खोद के निकालते हैं तो खनिजों की क्या होती है, बर्बादी भी होती है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। यानी धातु है तो अगर जैसे उनका पुनर्चक्रण यानी पुनर्निर्माण हो जाए तो क्या है, उनको हम संरक्षित कर सकते हैं। अब शक्ति संसाधन, शक्ति यानी ऊर्जा। शक्ति अर्थात ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऊर्जा के बिना तो कुछ काम भी नहीं। आप गर्मी आ गई है तो सबसे पहले हाथ कहाँ जाता है, कहीं हाँ हमें फैन ऑन करना है। घर अगर किचन में माँ बहनें जो काम कर रही है तो सारे काम किससे हो रहे हैं, लाइट से। अगर मिक्सी में कुछ काम करना है, जूस बनाना है, तो सब किससे है, लाइट से काम में हो रहे हैं। तो ऊर्जा के बिना हम नहीं रह सकते। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। यानी हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहां क्या है, उसके लिए भी क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा संसाधन को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो परंपरागत हो गए और एक गैर परंपरागत भागों में बांटा जाता है। जैसे ईंधन, अब ईंधन का उपयोग पकाने यानी खाना पकाने में हम किसका उपयोग करते हैं, ईंधन का, और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। पौधों और जानवरों की अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जीवाश्मी ईंधन में क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम में क्या होते हैं, जीवाश्मी ईंधन होते हैं।
अब जो पौधे और जानवर है वो लाखों सालों तक क्या है, धरती के अंदर दबे रहे, और उनके ऊपर जैसे ये दबे, उनके ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे दाब और ताप मिलता रहा, तो ये जीवाश्म है ये किस में बदल गए, ईंधन पदार्थों में बदल गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अब प्रश्न आता है कि परंपरागत ऊर्जा कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इन खनिजों के क्या है, भंडार सीमित है, असीमित नहीं है। अब ऐसे कह दे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के तो भंडार असीमित है। आज अगर सूर्योदय हुआ है तो हमें ऊर्जा मिल रही है, तो कल ये शाम को ये अस्त हो जाएगा, उसके बाद सुबह जब होगी तभी हमें ये मिलेगा, तो इसके भंडार सीमित नहीं है, क्या है, ये असीमित है, क्या हमें डेली ये मिलता रहेगा। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर में कहीं अधिक है, इसलिए यह शीघ्र समाप्त होने वाले हैं। तभी तो कहते हैं कि हमें पेट्रोलियम और इनके क्या है, दूध अन्य विकल्प खोजने हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनका दोहन हम लोग कर रहे हैं उससे क्या है, कहीं इनके खत्म होने का या समाप्त होने का क्या हो गया है, खतरा पैदा हो गया है। अब कोयला, कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पादन। अब जो विद्युत उत्पादन में भी जो होता है तो किसका उपयोग होता है, कोयले का। अब पीछे एक बार हो गई थी ना, लाइट नहीं थी, जो पूरे दिल्ली में भी, राजधानी में भी, राष्ट्रपति भवन में, सब जगह, तो क्या कह रहे थे कि कोयला क्या हो गया है, समाप्त हो गया है वहां। तो वो क्या है, कोयला ये क्या है, सीमित है, तो हमें क्या है, इनका अलग से एक विकल्प भी ढूंढना है। अगर कोयला समाप्त हो गया तो हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, कोयले से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। तभी तो कहते हैं विद्युत ताप ग्रह कहाँ है, सूरतगढ़ वाला थर्मल वाला हो गया, कोटा वाला हो गया, तो ये क्या है, ताप ग्रह, थर्मल जिनको बोलते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न या दलदल, लाखों साल पहले क्या था, भूमि पे दलदल था, बाद में क्या हुआ, वो दलदल पृथ्वी की परतों में दब गया, और दबने से क्या है, वो किस में बदल गया, कोयला। इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। कोयले को किस नाम से भी और जाना जाता है, अंतर्हित धूप के नाम से भी जाना जाता है। कोयला किससे बना था, फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों के अंदर धंस जाने से। भारत में कोयला उत्पादन रानीगंज पश्चिमी बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये स्थान कहाँ है, झारखंड में। प्रश्न आता है रानीगंज पश्चिमी बंगाल में किसका उत्पादन होता है, कोयला में। झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में किसका उत्पादन होता है, कोयला का। अब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं, जो अरब कंट्रीज है वो क्या है, पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश है। इनमें कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। भारत में मुख्य उत्पादन क्षेत्र, अब भारत में पेट्रोल का उत्पादन कहां से होता है, असम में डिगबोई, और मुंबई में कहाँ है, बॉम्बे हाई तथा कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टा में। अब प्रश्न आता है कि मुंबई में बॉम्बे हाई से कौन सा खनिज पदार्थ निकाला जाता है, कौन सा निकाला जाता है, पेट्रोलियम। असम में डिगबोई में किसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को क्या कहते हैं, काला सोना कहा जाता है, क्योंकि यह अधिक मूल्यवान है। अब शायद पेट्रोल के 110 या पता नहीं 115 रुपए लीटर हो चुका है, तो ये क्या है, काला सोना। अब प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है वो किसके साथ पाई जाती है, पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, तब निर्मुक्त होती है। यानी जब खनिज पदार्थ खोद के निकालते हैं, तो जब हम पेट्रोलियम का खनन करते हैं तो उसके साथ क्या होती है, प्राकृतिक गैस होती है, और जब इनको बाहर निकाला जाता है तब ये इससे मुक्त होती है। जब परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, यानी जो अपरिष्कृत तेल होता है उसको धरातल पर लाते हैं, तो इससे ये क्या होती है, तब अलग होती है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस है उसका किसके, घरेलू ईंधनों और वाणिज्य क्षेत्रों में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के क्या है, उत्पादक है। भारत में कहाँ है, जैसलमेर, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार है। भारत में कहाँ है, राजस्थान में, जैसलमेर में, कृष्णा, गोदावरी, त्रिपुरा में, यहाँ किसके हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार है। अब जल विद्युत,
अब जो पानी का भाव होता है उसके आगे क्या कर दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है और उसको ऊपर से गहराई से, ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तो किसका उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। बांधों में वर्षा जल और अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है, यानी जो पानी है वो किस पे गिरेगा, टरबाइन पर गिरेगा और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और ये जल विद्युत कहलाती है। तो यहाँ किसका निर्माण होता है, जल विद्युत का। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, यानी विश्व की जो 1/4 जल है उसका उत्पादन कहां से होता है, जल विद्युत से होता है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसमें से, कि तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, ऑप्शन है बोल्विया, चिली, यूएसए या नॉर्वे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र कौन से हैं, भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन, दामोदर घाटी परियोजना। इससे किसका निर्माण होता है, जल विद्युत का निर्माण होता है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अब गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, अब सौर ऊर्जा। सूर्य तो हमेशा से ही उगता है, लेकिन क्या है, पहले हमें क्या था, इसका ज्ञान नहीं था कि भी हम सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो ऐसे सोलर प्लांट लगाए जाते हैं ना घर पे, छतों पे, तो वो किसके लिए होते हैं, सौर ऊर्जा के लिए होते हैं। इसमें क्या होते हैं, चांदी के तार होते हैं और ये जब सूर्योदय होता है तब ये चार्ज हो जाती है और फिर हमारे घर पे क्या हो जाती है, बिजली की सप्लाई चालू हो जाती है। और ये स्टोरेज भी रख सकती है, अपनी जो बिजली उत्पादन करती है उसको। ये आपकी देखी हुई होगी, छतों पे, बोतों के घरों पे ये लगी हुई होती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। अब भारत में राजस्थान है तो राजस्थान में सौर ऊर्जा की प्रचुर क्या है, संभावनाएं हैं। तो क्योंकि यहाँ जो सूर्य जो धूप की क्या है, प्रचुरता रहती है। अब पवन ऊर्जा क्या है, जहां पवन तीव्र वेग से चलती है वहां क्या लगाई जाती है, पवन चक्कियां लगाई जाती है। जो पवन चक्कियां ये घूमती है तो क्या होता है, उससे बिजली बनती है। आप कभी इधर खाटू श्याम जी और जीवन माता की जाती है तो इधर रास्ते में ऐसे जीवन माता के पास में वहां ये पवन चक्कियां लगी हुई है। अगर आप लोगों की कभी जाना हो तो वहां आप ऐसे देखना। और राजस्थान के जैसलमेर उधर में भी ये क्या है, पवन चक्कियां लगी हुई है। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की को क्या करती है, ये ऐसे बनी होती है, इसको क्या करती है, घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। लेकिन जैसे हवा चलेगी तो ये क्या है, पंखे घूमने लग जाएंगे। जितनी ये तेज घूमेंगे उससे क्या होगी, उतनी ज्यादा विद्युत का उत्पादन होगा। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों, पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वे वहां होती है। कहाँ होती है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं और जो पर्वत घाटियां होते हैं उनमें ये लगाए जाते हैं। पवन फार्म कहाँ है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन में पाए जाते हैं। जो पवन ऊर्जा उत्पादन में क्या है, उल्लेखनीय है। ये स्थान है जो पवन फोरम कहाँ है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। अब परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका और यूरोप है। अब परमाणु ऊर्जा के कौन से है, अमेरिका और यूरोप। भारत में झारखंड और राजस्थान के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। अब यूरेनियम के भंडार लद्दाख में भी पाए गए हैं, लेकिन क्या है, उनका अभी तक निक्षेप प्रारंभ नहीं हुआ है। थोरियम विशाल मात्रा में कहां पाया जाता है, केरल के मोनाजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित कौन सा ऊर्जा केंद्र है, भारत में परमाणु संयंत्र कहां है, तमिलनाडु में क्या है,
कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कौन सा है, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरोरा, और कर्नाटक में टेंगा। अब प्रश्न आता है कि तारापुर संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर ये कहाँ है, राणा प्रताप सागर संयंत्र कहाँ है, राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केंगा। अब एग्जामिनर है वो इसका सुमेलित करने वाला भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि भी इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये आप सभी को ये याद रखनी है। अब भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय कहां से प्राप्त होती है, पृथ्वी से। देखो जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर हम नीचे जो खुदाई करके हम इसके नीचे की साइड में जाएंगे तो क्या है, गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होते हैं, तापमान में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। अब कई जगह कहते हैं ना गर्म जल के झरने हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि जब नीचे से पानी ऊपर बाहर निकलता है तो वो क्या है, गहराई से तापमान वहां बहुत ज्यादा होता है, तो वो पानी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी इस ताप ऊर्जा का भी क्या उपयोग किया जा सकता है, शक्ति उत्पादन यानी ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र है, यानी भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है, यूएसए में। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। तो कहाँ है ये, अगर प्रश्न आता है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णम, और प्रश्न आता है कि जो लद्दाख में पुंगा घाटी है उसमें वो किस लिए फेमस है, भूतापीय ऊर्जा के लिए। अब ज्वारीय ऊर्जा, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न और है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, कौन सा, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो भी बताएं, अगर अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट जो किचन वेस्टेज होता है वो को गैस या ईंधन के में बदला जा सकता है, इससे बायोगैस कहते हैं। जैविक और अपशिष्ट जैसे मृत पौधे हो गए, जंतुओं के अवशेष हो गए, जो पशुओं का गोबर होता है उससे क्या बनाई जाती है, गैस बनाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, बायोगैस कहा जाता है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। जो बायोगैस है वो किसका मिश्रण है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण है। अब कई बार प्रश्न आते हैं कि बायोगैस में कौन सी गैस महत्वपूर्ण होती है, तो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। बायोगैस है वो किसका है, बायोगैस से हम खाना बना सकते हैं और विद्युत का उत्पादन भी कर सकते हैं। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। जब ये गैस बनती है तो इससे, जैसे गोबर से हम गोबर गैस बनाते हैं, तो उससे जो गैस तो बन गई, जो इसका अपशिष्ट पदार्थ आता है उसका क्या कर देते हैं, जैविक खाद बन जाती है और उसका हम कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है, वह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, इनमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं है, यह क्या है, राइट है। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही है। वे असमाप्य है, ये क्या है, गलत है। ये समाप्य है, क्या है, समाप्य है। जिस तरीके से हम इनका दोहन कर रहे हैं, इसका क्या है, कभी ये आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इनका वितरण असमान होता है, इनका वितरण क्या होता है, असमान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहां ये मिसटाइप हो गया है, यहां है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का
क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अबरक का उत्पादक नहीं है? अब कौन सा जो स्टेट है वो अबरक का उत्पादक नहीं है? झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा नहीं है? कर्नाटक है, वहां क्या है, अबरक का उत्पादक नहीं होता है। निम्नलिखित में से तांबे का अग्रणी उत्पादन देश कौन सा है? बोल्विया, चिली, घाना या जिम्बाब्वे। तांबे में अग्रणी कौन सा देश है? चिली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।